नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 21वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपसे उत्तराखंड के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा में आए थे? तो देखिए, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में आए थे? ये आए थे 1936 में। कई बार एग्जामिनर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से वो अलग टाइप का या दूसरा फैक्ट आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन बन जाएगा 1936 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर जवाहरलाल नेहरू किस स्थान पर आए थे? तो आप कहेंगे दुगड्डा। कब आए? 1936 में आए थे। ठीक है। अगला, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने करी थी? देखिए, 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन ये भी उत्तराखंड में आते हैं, गढ़वाल में आते हैं और इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक दुगड्डा में करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। इसके 10 साल बाद 1931 में महात्मा गांधी के साथ भी ये उत्तराखंड में आते हैं और इनके और महात्मा गांधी की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। सवाल बनता है, किस वर्ष महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ? वो हुआ था मई 1931 में। इसे भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला, वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात पूछा है, कई बार हमने इस सवाल को देखा है। 890 उत्तराखंड का शिशु लिंग अनुपात था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, 2001 में हमारे यहाँ पर यानी उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना था? 908 था और 2011 में ये कितना हो गया? 890। तो इसमें गिरावट दर्ज यहाँ पे करी गई। अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे 2011 में जो शिशु लिंग अनुपात था ये 919 था। ठीक है। नॉर्मल लिंग अनुपात कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था? 963। ठीक है, 2011 में। जबकि देश का कितना था? 943। ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से हम पूरे देश में कौन से नंबर के राज्य थे? 13वें नंबर के राज्य थे। ठीक है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? जो फेमस गर्जिया देवी मंदिर है हमारा, यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रामनगर के नजदीक यह मंदिर स्थित है, कोसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जो गर्जिया देवी का मंदिर है यह किस देवी को समर्पित है? तो पार्वती जी को यह मंदिर समर्पित है। गर्जिया देवी को पहले उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये जो गर्जिया देवी मंदिर है इसी के नजदीक ढिकुली पड़ता है जो कतूरियों की राजधानी रही थी। ठीक है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपसे पेपर में पूछा गया। गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली किसने निकाली थी? ये निकाली थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब हो सकता है इसी का वर्ष पूछ लिया जाए, तो 1991 को आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1974 में ऋषिकेश के नज़दीक जो राम झूला हमारा पड़ता है वहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 120 दिन की पद यात्रा भी इन्होंने करी थी। तो क्वेश्चन आएगा 1974 में ऋषिकेश में चिपको आंदोलन के प्रति जागरूकता के लिए पद यात्रा किसने करी? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पलायन को रोकने के लिए 2017 में पलायन आयोग का गठन किया था। अब इसका नाम बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, बछेंद्री पॉल को पद्मश्री कब मिला था?
बछेंद्री पॉल माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली भारत की पहली महिला हैं। न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि भारत की पहली महिला हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया था? 23 मई 1984 में किया था। ठीक है, और इसी वर्ष इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके 2 साल के बाद 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2019 में पद्म भूषण इनको दिया गया। ठीक है, अगला, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? देखिए, जो गोबासा ताम्रपत्र है यह किस राजा के दान का उल्लेख करता है? इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक चंद राजा था जिसने कुजेली गांव देवराज तिवाड़ी को दान में दिया था। किस राजा का ये उल्लेख है? ये ज्ञानचंद का उल्लेख है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ज्ञानचंद से संबंधित ये अभिलेख माना जाता है। ज्ञानचंद कौन सा वाला? 2 ज्ञानचंद हुए हैं। यह है हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद चंद वंश का 29वां राजा था। 1374 से लेकर 1419 के बीच में लगभग 45 वर्षों तक ये शासन करता है। सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक शासन करने वाला चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, क्वेश्चन बना है। यह दिल्ली का सुल्तान जो था, इसके काल में फिरोज शाह तुगलक उसके दरबार में गया था। दिल्ली सुल्तान के दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक भी यही बना था। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। गरुड़ नाम से आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछेगा कि गरुड़ ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? चंदों का राज्य चिन्ह आमतौर पे गाय था, लेकिन इस वाले राजा का गरुड़ जो था वो राज्य चिन्ह था। यह भगवान विष्णु का उपासक था। चंद वंश में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी? वो भी गरुड़ ज्ञानचंद ने धारण करी। इसका हमें 1391 का सेरा खड़कोट ताम्रपत्र मिला है। इसमें इसने खुद को महाराजा धीराज लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा गरुड़ ज्ञानचंद ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया, इसका उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? सेरा खड़कोट ताम्रपत्र 1391 का पिथौरागढ़ से मिला है। इसी का गोबासा ताम्रपत्र हमें मिला है, जिसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि ज्ञानचंद ने जो कुजौली गांव है वह देवराज तिवाड़ी को दान में दिया था। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? देखिए, जो देवालधार मैग्नेसाइट का क्षेत्र है ये पड़ता है चमोली में। आयोग ने इसका आंसर अल्मोड़ा को माना था, अपनी जो उसने शुरुआती आंसर की दी थी। तो आपने दोनों को ध्यान रखना है। वैसे ये पड़ता कहां पर है? यह चमोली में स्थित है। अगली बार हो सकता है लोकेशन ना पूछे, सिर्फ पूछ ले उत्तराखंड का प्रसिद्ध देवलधार किस खनिज के लिए फेमस है, तो मैग्नेसाइट का भंडार है। ठीक है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? आपसे कई बार ऐसे रैंडमली किसी भी पर्वत शिखर को पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो नंदा देवी पश्चिमी है, जो चमोली में पड़ता है। 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, ये उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके बाद पड़ता है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। ये उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्वी आता है 7434 मीटर के साथ। तो ये टॉप 3 पर्वत चोटियां हैं। आपसे इनके अलावा भी जो पर्वत चोटियां हैं उत्तराखंड की, उनकी ऊंचाई पूछता है। जैसे एक पेपर में पंचाचूली की पूछी गई थी। जो पंचाचूली पर्वत शिखर था वो पिथौरागढ़ में है, 6904 मीटर उसकी ऊंचाई थी। ऐसे ही आपसे नंदाकोट पर्वत की पूछी गई है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ में विस्तृत है और इसकी जो ऊंचाई है 6861 मीटर है। ठीक है, तो जो प्रमुख हमारी पर्वत शिखर है उनको याद करना है। टॉप 3 तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा चौखंबा पर्वत शिखर 7138, त्रिशूल पर्वत शिखर ये भी 7120। इसके अलावा द्रोणगिरी चमोली में है 7066, गंधमादन 6984, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीलकंठ पर्वत जिसे गढ़वाल क्वीन कहते हैं, हो सकता है बन जाए चमोली में है 6597, यानी कि लगभग 6600 मीटर के करीब। ठीक है, बंदरपूंछ पर्वत काफी फेमस है, 6320 है। नंदा घुघुटी चमोली में है 6309। ठीक है, अगला, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, जो कोटेश्वर गुफा है, कोटेश्वर गुफा हमारी कहां पड़ती है? ये पड़ती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
जो कोटेश्वर मंदिर अगर पूछेगा, कोटेश्वर मंदिर कहां पर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, यह आपके रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगर पूछेगा कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे अलकनंदा। और अगर पूछेगा कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी पर बना हुआ है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो कोटेश्वर बांध अलग है, कोटेश्वर गुफा या कोटेश्वर महादेव मंदिर अलग है। ठीक है। दूनागिरी पर्वत शिखर निम्न में से किस जनपद में है? जो दूनागिरी पर्वत शिखर है या दूनागिरी ग्लेशियर है, ये कहां पर पड़ता है? ये हमारा चमोली में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चाहे आपसे ग्लेशियर पूछे चाहे पर्वत शिखर पूछे, दोनों आपके चमोली में ही होगा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में हमने कल पूरी लिस्ट को देखा था। गोविंद बल्लभ पंत थे, हरगोविंद पंत थे, बद्रीदत्त पांडे थे, इसके अलावा लाला इंद्रलाल शाह थे, चिरंजीवी लाल शाह थे, दर्शन लाल पांडे इनमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रेम बल्लभ पांडे थे, लेकिन दर्शन लाल पांडे इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। जब गोरखाओं ने देहरादून पर यानी 1804 में आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था, खुरबड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह शहीद हो चुके थे, पूरा देहरादून, पूरा गढ़वाल राज्य गोरखाओं के आधिपत्य में आ चुका था। उस समय गुरु रामराय दरबार के जो महंत थे, इनका नाम था हरसेवक दास। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनसे जुड़ा दूसरा सवाल आपने ये ध्यान रखना है कि गुरु रामराय जो दरबार था या गुरु मंदिर के किस महंत को कढ़ाई दीप की परीक्षा देनी पड़ी थी? गोरखा काल में न्याय की कोई व्यवस्थित व्यवस्था तो थी नहीं वहां पर, तो दिव्य प्रथाएं उस समय उनकी चलती थी न्याय के लिए। एक उन्हीं में से थी कढ़ाई दीप, जिसमें गर्म तेल में आपका हाथ डाल दिया जाता था, अगर जल जाए तो आपको दोषी माना जाता था। तो किस महंत को गुरु रामराय के कढ़ाई द्वीप की परीक्षा देनी पड़ी थी? इनका नाम था हरसेवक दास। दूसरा सवाल बनता है किसके काल में, यानी उस समय गोरखा शासक कौन था जिन्होंने इनको मजबूर किया यह परीक्षा देने के लिए? उसका नाम भी याद करना है, रणजौर सिंह थापा। ठीक है, रणजौर सिंह थापा ने गुरु हरसेवक दास को यहां पर मजबूर किया यह परीक्षा देने के लिए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी काफ़ी ज़्यादा संपत्ति भी गोरखाओं के द्वारा हड़प ली गई। तीसरा सवाल बनता है, गुरु जो महंत थे हरसेवक दास, इनकी प्रतिष्ठा वापस किसने लाई या किसके द्वारा ये प्रयास किए गए इनकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का? हस्तिदल चौतरिया का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्न में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है ये पौरव राजाओं से है। पौरव वंश के 5 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें कौन कौन से राजा हैं? विष्णुवर्मन प्रथम है, वृषवर्मन है, अग्निवर्मन है, द्युतिवर्मन है और विष्णुवर्मन द्वितीय है। यह जो ताम्रपत्र है ये किस राजा का है? संबंधित तो इन 5 से है, लेकिन किसका है? ये आपके द्युतिवर्मन का है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। द्युतिवर्मन पौरव वंश का चौथा राजा माना जाता है। विष्णुवर्मन प्रथम इस वंश का संस्थापक था। द्युतिवर्मन जो था ये अग्निवर्मन का पुत्र था। अग्निवर्मन इस क्रम का इस वंश का तीसरा राजा था। सबसे पहले इसी ने, अग्निवर्मन ने ही परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था पौरव राजाओं में। ठीक है, इसी के पुत्र का नाम था द्युतिवर्मन और इसी का ये ताम्रपत्र है जहां से हमें ये सारी जानकारियां मिली। ठीक है। अगला, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में या अपना जो उसने विवरण लिखा है उसमें किस राजवंश का उल्लेख किया है? इनमें से उसने पौरव वंश का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ह्वेनसांग जब यहाँ पर आया तो उस समय वह लिखता है कि एक राजवंश यहाँ पे चल रहा था जो पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसे पर्वतकार राजवंश उसने कहा। ब्रह्मपुर पर वो शासन करता था, यानी ब्रह्मपुर उनकी राजधानी थी। और ये किस वंश के बारे में बात कर रहा है? पौरव वंश के बारे में। पौरव वंश को पर्वतकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। पौरव वंश का ही जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर को ह्वेनसांग ने पोली ही मोपुलू कहा है। ठीक है, बेसिकली पूरे उत्तराखंड यानी गढ़वाल और कुमाऊं शामिल थे इस ब्रह्मपुर वाले इलाके में, इसे भी ध्यान रखना। जो उसने पोली ही मोपुलू कहा, यह ब्रह्मपुर के लिए है। ये किसने कहा? ये बताया हमें बाद में कनिंघम ने। ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है?
ये सवाल भी पेपर में बना हुआ है कि इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी यहां पर है। देखिए द्रौपदी का डांडा, ये भी चर्चा में रहा था काफ़ी ज़्यादा। यह उत्तरकाशी में है, 5670 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। नंदा घुंघुटी चमोली में है, लगभग 6300 मीटर। बंदरपूंछ हमने ऊपर देखा था 6320 मीटर, और चौखंबा शिखर 7100 मीटर के करीब है। तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? चौखंबा शिखर, इसे भी ध्यान रखना। एक और चीज, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में किन किन जगहों का उल्लेख किया है, यह भी सवाल बन जाता है। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर का उल्लेख किया है, जिसे आज के उत्तराखंड से संबंधित माना जाता है। उसने शत्रुघ्न नगर का उल्लेख किया, जिसे आज के उत्तरकाशी से जोड़ा जाता है। उसने सुधनगर का उल्लेख किया, जो आज का कालसी है। उसने तिक्सेन का उल्लेख किया, यानी मुंशियारी। उसने बख्शी का उल्लेख किया, यानी नानकमत्ता। गौविशाण के बारे में उसने बताया, यानी कि आज का काशीपुर। उसने मणिभद्रा यानी गंगा नदी के बारे में उल्लेख दिया है, और मणिभद्रपुरी का भी उल्लेख दिया है, यानी कि आज का माणा गांव। ठीक है, अगला है हमारा हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो हिमालयन एक्शन रिसर्च स्टेशन है, जिसे हार्क के नाम से जाना जाता है, यह आपके 1988 में बना था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, यानी हेस्को का पूछेगा, तो वो 1979 में बना था। ठीक है, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। जो रागी है, इसे उत्तराखंड में मंडवा कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उत्तराखंड की जो 3 प्रमुख फसलें हैं, उसमें गेहूं है, उसमें चावल है, और उसमें गन्ना है। जो चौथी प्रमुख फसल है उत्तराखंड की, वो मंडवा है, जिसे रागी के नाम से आमतौर पे जाना जाता है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड में शीतकाल में वर्षा जो होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि भारत में शीतकालीन वर्षा 2 जगहों पर होती है। एक हमारे उत्तर भारत में होती है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, और एक हमारा दक्षिण भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है, खासकर तमिलनाडु का इलाका। जो तमिलनाडु का इलाका है, वहां पर लौटते हुए मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, और उत्तर भारत में जो पश्चिमी चक्रवात होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसकी वजह से होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। हमने कोशिश करी इनको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कवर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।